वेलकम टू माय चैनल ध्वनि क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के सेकंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाफ पार्ट हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्टोरी ऑफ जो विलेज पालमपुर है कैसा इमेजिनरी विलेज है और यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, क्या ये विलेज डेवलप्ड विलेज की कैटेगरी में आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे कि विलेज पालमपुर जो है वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ गिवन है, लैंड इज़ फिक्स्ड। विलेज पालमपुर की जो लैंड है वो फिक्स्ड है, मतलब कि ये बताया गया है इस टॉपिक में कि सिंस 1960 यानी 1960 से अभी तक जितनी लैंड प्रोवाइड की गई है एग्रीकल्चर के तौर पर या कल्टीवेशन के तौर पर, वही लैंड कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर फिक्स है। उससे अदर कोई और लैंड का एरिया इंक्रीज़ नहीं हुआ है। इंक्रीज़ नहीं होने का मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे लैंड एरिया को जैसे स्लैश एंड बर्न मेथड के द्वारा कोई ऐसा एरिया जो बैरन लैंड है या कोई ऐसे जंगल इसको काट कर उसको कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बट यहाँ पर पालमपुर विलेज में एग्रीकल्चर के तौर पर, कल्टिवेशन के तौर पर कोई भी एरिया को इंक्रीज़ नहीं किया है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ की जो लैंड है फिक्स्ड है कल्टिवेशन के लिए। सेकेंड पॉइंट यहाँ गिवन है कि इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो पालमपुर विलेज है बहुत ही अच्छा विलेज है, यानी डेवलप्ड विलेज है। यहाँ की इरिगेशन फैसिलिटी बेटर है। यहाँ जो इरिगेशन के लिए जो फार्मर है केवल रेनफॉल पर डिपेंड नहीं रहते। तो ये जो लैंड पालमपुर विलेज है यहाँ पर एक सीज़न में दो क्रॉप्स तो ग्रो होती है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। साथ ही थर्ड एक क्रॉप्स को ग्रो कर लेते हैं जिसमें जैगरी प्रोडक्शन का काम होता है, जिसमें शुगर केन ग्रो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ के फार्मर हैं वो एक सीज़न में, एक पूरे साल भर में 3 तरह की क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं। जैसे खरीफ क्रॉप्स, जिसमें आपको पता है कि खरीफ क्रॉप्स का सोन करने का टाइम जुलाई से जून जुलाई होता है, अक्टूबर नवंबर में वो इसका हार्वेस्टिंग का टाइम रहता है। फिर हार्वेस्टिंग टाइम के बाद फिर रबी क्रॉप जैसे बीट वगैरह आता है वो उसका फिर हार्वेस्टिंग मार्च में होता है। इस बीच में एक शुगर केन भी वो ग्रो कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये दिया है, इसके जरिए बताया गया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिस तरह से विलेज पालमपुर में, यस वी कैन डू दिस। क्लियर। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ गिवन है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि पालमपुर विलेज में भी और कंपैरिजन टू पालमपुर विलेज हमारी पूरी कंट्री में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले क्या था कि जो प्रोडक्शन है, वीट प्रोडक्शन है या फिर राइस प्रोडक्शन, अदर जो प्रोडक्शन है वो उतना नहीं होता था। लेकिन आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन डबल हो गया। डबल इट मीन्स बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था कि जहाँ हमारा जो वीट का प्रोडक्शन था पंजाब, अब यदि हम एग्जांपल लेते हैं पंजाब का, तो पंजाब में इसका वीट का प्रोडक्शन होता था 1300 किलोग्राम। लेकिन आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन उसका जो प्रोडक्शन हो गया वो 3200 किलोग्राम। तो कह सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसने सरप्लस फूड ग्रेन को ग्रो किया था। अब ये था क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन? देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत में ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर किया जाता था। यानी यहाँ के जो फार्मर थे वो इरिगेशन के लिए रेनफॉल पर डिपेंड होते थे या प्लविंग के लिए जो अपना जो बैल और वो होता था हल, उस पर डिपेंड होते थे। लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो जो फार्मर थे उन्होंने सब कुछ हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। हाई टेक्नोलॉजी मतलब ट्रैक्टर का यूज़ किया जाने लगा, थ्रेसर मशीन यूज़ की जाने लगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि HYV सीड्स का यूज़ किया गया। क्या था ये HYV सीड्स? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उन्होंने उपयोग किया, जिससे जो है प्रोडक्शन सरप्लस हुआ, डबल हो गया। So green revolution was a major revolution in the late 1960 timing, and from that time our country is producing a more than food grain। तो कह सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारी कंट्री ने फूड ग्रेन को काफ़ी कुछ डेवलप किया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विल द लैंड सस्टेन। क्या हमें, अब ये टॉपिक एक नया टॉपिक है कि ये एक सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी है कि क्या
हमें कुछ समय के लिए जो लैंड जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं, क्या हमें कुछ समय के लिए उसको फ्री छोड़ देना चाहिए? यस, इट इज़ नेसेसरी पार्ट फॉर अ फार्मर। यदि वो कोई किसान किसी तरह से खेती करता है तो उसे कुछ समय के लिए उस लैंड की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए उसको कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, ये दिया हुआ है। और फ्यूचर की जनरेशन की सेफ्टी के लिए भी उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली यदि हम उसमें HYB सीड्स का यूज़ करेंगे, कंटिन्यूसली यदि हम उसको उसमें प्रोडक्शन करेंगे तो होगा क्या कि उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होती जाएगी और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो सिक्योर नहीं रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक ये गिवन है कि हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर विलेज के फार्मर के बीच में वहाँ की जो लैंड है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विलेज पालमपुर में 450 फैमिलीज़ हैं और 450 फैमिलीज़ में जो 1/3 फैमिली कह सकते हैं, 2/3 फैमिली जो है वो लैंडलेस है। 150 फैमिली समथिंग जो है वो दलित फैमिली बिलोंग करती है। तो कुल मिलाकर यहाँ की 60 फैमिली जो है वो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं। तो 60 फैमिली के बीच में मीडियम और लार्ज फार्मर हैं, यानी जो लार्ज फार्मर हैं उनके पास जो अपनी जो है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है और जो मीडियम फार्मर है उनके पास केवल अपनी 2 हेक्टेयर लैंड है। तो कुल मिलाकर जितना भी लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्ज फार्मर के पास है, यानी जो कल्टीवेशन होता है वो जो जितने लार्ज फार्मर हैं उनके पास होता है। तो जो लैंडलेस फार्मर है वो क्या करते हैं, वो एज अ लेबर वर्क करते हैं, या जो स्मॉल जो लेबर है, स्मॉल जो कहना चाहिए फार्मर है वो भी एज अ लेबर वर्क करते हैं लार्ज फार्मर के यहाँ पर। फिर आगे दिया हुआ है हु विल प्रोवाइड द लेबर, वही जो अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब इनका जो एग्रीकल्चर होती है, कल्टीवेशन का काम होता है, वहाँ लेबर कौन प्रोवाइड करता है। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि लैंडलेस व्यक्ति बहुत है, वहाँ लैंडलेस फैमिली काफ़ी है। साथ ही वहाँ के जो फार्मर हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, उनकी फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स हैं, तो उतने मेंबर्स अपनी ज़मीन पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो वो किनको प्रोवाइड करते हैं, जो लार्ज फार्मर होते हैं उनको लेबर प्रोवाइड करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर इसके बाद दिया हुआ था कैपिटल नीड इन द फार्मिंग। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लार्ज फार्मर तो उनके पास अपनी कैपिटल होती है, जमा पूंजी होती है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है उनके पास कैपिटल कहाँ से आए। तो इसमें एक स्टोरी दी हुई है सविता की। सविता क्या होता है कि सविता के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, लेकिन उसके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो एक वहाँ के जो ज़मींदार हैं, वहाँ के जो लार्ज फार्मर हैं, जो बोरोवर होते हैं, उनसे वो पैसा उधार लेती है। पैसा उधार लेकर जब वो एग्रीकल्चर करती है और इन केस एग्रीकल्चर फेल रही तो उस पर जो उसका जो कहना चाहिए कर्जा कह सकते हो, ऋण कह सकते हो, उसका जो डेप्ट है वो चढ़ता जाता है। तो यहाँ पर ये स्टोरी में ये बताया गया है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी तो हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो स्मॉल फार्मर हैं यदि वो बोरो करते हैं मनी तो उनको इसकी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये बताया गया, मेन प्रॉब्लम इसकी ये बताई गई है। फिर दिया है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। इसमें जो ये दिया हुआ है टॉपिक, लास्ट टॉपिक में, कि जो प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन कैसे सेल किया जाता है। तो प्रोडक्शन सेल करने के लिए क्या होता है कि जो लार्ज फार्मर है तो ऑब्वियसली वो अधिक दामों में मार्केट, जैसे लार्ज फार्मर है तो वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल करवा के दूसरे मार्केट में जाके अपने फूड्स रेंज को सेल करेंगे। लेकिन जो स्मॉल फार्मर हैं या जिनकी 2 हेक्टेयर ज़मीन है वो उनके पास इतना अमाउंट नहीं रहता, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि अपने फूड को, अपने फूड ग्रेन को वो बाहर मार्केट में सेल करें। तो वो क्या करते हैं, वो इन लार्ज फार्मर को फूड ग्रेन जो है वो सेल कर देते हैं। और लार्ज फार्मर क्या करते हैं, उनके फिक्स अमाउंट पर परचेस करते हैं और उसको ज़्यादा दाम में दूसरे मार्केट में जाकर सेल कर देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने फार्मिंग इन पालमपुर में पढ़ा। अब इस पालमपुर विलेज वाले टॉपिक में केवल एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ वाला 2-3 टॉपिक बचे हैं, जिसके साथ में आपको इसमें जो स्टोरीज़ दी हुई है, जैगरी शॉप की स्टोरी है, या जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसकी स्टोरी है, या जो सविता और डेला की स्टोरी, वो सारी स्टोरीज़ प्लस नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अगर इस लेक्चर में आपको किसी तरह का कोई डाउट है सो यू कैन कमेंट मी। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।